नमस्कार मित्रों, अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज एक लंबे समय के पश्चात मैं आपसे रूबरू हूँ। समय के अभाव के कारण जो मैं आपकी क्लासें हैं वो यथावत रूप से नहीं ले पा रहा था। आज समय मिला मेरे को, तो आज अपन एक नए क्लास की स्टार्ट करते हैं। जो आपका नया सिलेबस आया है 10th मैथमेटिक्स में NCERT का, मैं उसी सिलेबस की बात करूँगा। और NCERT के अंदर हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके प्रायिकता से संबंधित हैं। 15वां चैप्टर है आपका और वो है आपका प्रायिकता। देखिएगा, जो पहले मैं आपको जितने भी प्रायिकता से संबंधित जो आपका बेसिक है, प्रायिकता होती क्या है, प्रायिकताओं के प्रकार, जैसे घटनाओं के प्रकार की बात करते हैं अपन, घटना कितने कितने प्रकार की होती हैं, प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है या किस किस के मध्य होता है, ये सारी जो बातें हैं बेसिक, विशेष तौर से सिक्का, पासा और जो आपकी ताश की गड्डी है उसकी हम बात कर लेंगे, ताकि जितने भी क्वेश्चन होंगे इस बेसिक के आधार पर आप आराम से कर पाओगे। और साथ में जो जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको करवा दूंगा। देखिएगा, चैप्टर आपका 15 है और इस चैप्टर 15 के अंदर जो इसका नाम है वो है आपका प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। एग्जाम में प्रायिकता से संबंधित 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये पूरा का पूरा जो है आपका 4 नंबर की प्रश्नावली है। प्रायिकता क्या है आप लोगों ने सुना होगा। प्रायिकता एक क्या है, संभावनाएं हैं। प्रायिकता एक संभावना है और विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं की मैं बात करूंगा। प्रायिकता संभावना है, आप लोगों ने सुना होगा जब कबड्डी का मैच हुआ या किसी भी प्रकार का मैच हुआ, उसकी स्टार्टिंग जो है हम एक सिक्के को उछाल कर करते हैं और उस सिक्के के अंदर जो है अपने पास 2 परिणाम आते हैं, हेड और टेल। दोनों जो परिणाम हैं वो अपने आप में एक संप्रायिक हैं। अब ये संप्रायिक क्या है इसकी बात भी मैं करूंगा आगे जाकर, लेकिन घटनाएं किस प्रकार की हैं, घटना आखिर में है क्या। सिक्के को उछालना भी एक घटना है, पासा आपके पास में है वो भी एक घटना है, ताश की गड्डी में से कोई पत्ता निकालना वो भी आपके पास क्या है, घटना है। तो प्रायिकता की हम बात करते हैं। प्रायिकता है क्या, प्रायिकता एक प्रकार की क्या है, संभावनाएं हैं। मैंने एक सिक्के को उछाला, अब पट आएगा या चित आएगा, मैं कह सकता हूं कि पट आएगा या चित आएगा, एक संभावना है। आप कहोगे कि सर पट आ सकता है, ये भी एक संभावना है, चित आ सकता है, ये भी क्या है, एक संभावना है। आपके सामने एक ताश की गड्डी है और ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से हमने फेंट दिया या फेंटी गई अच्छी प्रकार से आपके पास गड्डी है और उस गड्डी में से हम क्या कर रहे हैं, एक पत्ता निकाल रहे हैं। तो सवाल इस प्रकार से आएगा कि इसकी क्या प्रायिकता की जो आप पत्ता निकाल रहे हो, इक्का हो, बेगम हो, गुलाम हो, बेगम हो, बादशाह हो, हुकुम हो, चिड़ी हो, इत्यादि बारे में। तो इसका निर्धारण कैसे करेंगे सारा बेसिक मैं आपको बता दूंगा। तो प्रायिकता जो है आपकी एक क्या है, संभावना है। प्रायिकता क्या है आपके पास में, एक संभावना है। जैसे छोटी सी बात करते हैं सिक्के के बारे में। सिक्के की बात करने से पहले प्रायिकता का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, उसकी मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ। प्रायिकता की हम बात करते हैं, प्रायिकता इसको लिखने का तरीका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास ई कोई घटना है, इस घटना ई के घटित होने की प्रायिकता का जो सूत्र होता है वह है अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम। क्या फॉर्मूला है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम, या इसी को मैं लिखूं तो ये आपके पास हो गया अनुकूल घटना बटेवा कुल घटना, या इसी को मैं लिखूं और संभावित परिणाम बटेवा कुल परिणाम। तो बात एक ही है, तीनों फॉर्मूले जो आपके पास हैं, तीनों जो सूत्र हैं, इनका अर्थ एक ही निकलता है कि प्रायिकता का जो फॉर्मूला है आपके पास, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम। कुल परिणाम क्या है, अनुकूल परिणाम क्या है, मैं एक एक आपको समझाऊंगा पूरा का पूरा। अनुकूल घटना और कुल घटना क्या है, संभावित परिणाम और कुल परिणाम। देखिएगा, थोड़ी सी बात करते हैं अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम की। जैसे हम बात करते हैं एक सिक्का आपने उछाला, तो मैंने आपको कहा कि एक सिक्के को आपने उछाला तो कुल परिणाम आपके पास कितने आएंगे, तो आप बोलोगे कि कुल परिणाम 2 आएंगे, या तो हेड होगा या फिर क्या होगा, टेल होगा। तो कुल परिणाम अपने पास कितने हो गए, 2 हो गए, या फिर कुल घटना कितनी होगी, या फिर कुल परिणाम। ये बात क्लियर हो गई। अब मैंने आपको कहा कि आपने सिक्का तो फेंक लिया, तो आपके पास 2 परिणाम आए, हेड और टेल।
तो चित्त जो है आप कहोगे कि चित्त जो है आने की संभावना है या चित्त के अनुकूल परिणाम जो है वो एक है, यानी सिक्का उछाला चित्त जो आएगा वो एक बार आ सकता है, ये ऐसी आपकी संभावना है। या फिर मैं पट की बात करूं तो पट जो आएगा आपका वो एक बार आ सकता है, यानी एक सिक्के को एक बार उछाला, सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की जो प्रायिकता है, पट आने के जो अनुकूल परिणाम आपके पास हो गया एक और कुल परिणाम आपके पास हो गए 2, यानी सिक्के को उछालने पर पट आने की जो प्रायिकता है वो आपके पास क्या हो गई 1/2। इसी प्रकार से चित्त की बात करें तो चित्त भी एक बार आने की इसकी अनुकूल संभावना या फिर अनुकूल परिणाम है, तो हो जाएगा 1 और कुल परिणाम आपके पास कितना है 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2। ऐसे ही सिक्के की मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, एक सिक्के को हम 2 बार उछालें या फिर 2 सिक्कों को एक बार उछाले या फिर एक सिक्के को 3 बार उछाले या 3 को एक बार उछाले, विभिन्न परिणाम जो है परिणामों की संख्या क्या होगी, ये बातें सारी। तो प्रायिकता की बात मैंने कर ली, अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम, संभावित परिणाम बटेवा कुल परिणाम या फिर अनुकूल घटना बटेवा कुल घटना। दूसरी बात इसी से संबंधित, प्रायिकता का जो मान है कभी ऋणात्मक नहीं होता है और इस प्रायिकता का जो मान है कभी 1 से अधिक नहीं होता है। वापस सुनिएगा, प्रायिकता का जो मान है वो कभी 0 से कम नहीं होता है। 0 से कम का मतलब क्या हुआ, कभी ऋणात्मक नहीं होता है और इसका जो मान है वो कभी 1 से अधिक नहीं होता है। तो मैं इस बात को किस प्रकार से लिख सकता हूँ कि जो आपके पास प्रायिकता है, इस प्रायिकता का जो मान है वो 0 या फिर 0 से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा। इस प्रायिकता का मान 0 के क्या है, बराबर है, या फिर मैं बोलूँ 0 से क्या है, बड़ा है, या इस प्रायिकता का जो मान है 1 के बराबर है और 1 से क्या है, छोटा है। तो प्रायिकता से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि जो प्रायिकता का जो मान है वो हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। कुछ क्वेश्चंस है आपके 15.1 या 2 के अंदर कि जैसे आपको कुछ दे दिया कि 4 प्रकार के ऑप्शन दे दिए, आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी प्रायिकता है, कौन सी प्रायिकता नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं, 0 आपको दे दिया, इधर माइनस का 1.75 आपको दे दिया, इधर आपको दे दिया ये 2 दे दिया और चौथा जो ऑप्शन है आपके पास में वो दे दिया आपको 1.5। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि इनमें से कौन कौन सी प्रायिकताएं हो सकती हैं, तो आप बिल्कुल बताओगे कि आपने जो ये बात बताई है भी, प्रायिकता का जो मान है वो 0 से 1 के मध्य होता है, या फिर 0 होगा या फिर क्या होगा, 1 होगा, यानी ये जो 0 है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं, माइनस का 1.75, चूंकि प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता है इसलिए क्या हो गया, ये आपका कट हो चुका है। आगे बात करते हैं 2 जो है आपका वो 1 से बड़ा है इसलिए इसका मान नहीं होगा, ये भी आपके पास क्या हो गया, कट हो गया। 1.5 ये भी आपके पास क्या है, 1 से बड़ा है इसलिए ये भी क्या हो गया, आपके पास मान नहीं होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो आपके पास प्रायिकता का मान है 0 से बड़ा या फिर 1 से क्या होगा, छोटा होगा। अब हम थोड़ी सी बात सिक्के की कर लेते हैं। सिक्के को उछालने पर कितने परिणाम आएंगे या कौन कौन से परिणाम आएंगे उसकी बात कर लेते हैं। ये बात होगी अपने पास, प्रायिकता का फॉर्मूला हो गया और प्रायिकता का जो मान है वो किन किन के मध्य होता है ये मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं हम सिक्के की। एक सिक्के को एक बार उछालने पर, ध्यान से सुनिएगा आप, एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल जो परिणाम आएंगे वो परिणाम आपके पास आएंगे कितने, 2, और ये जो 2 परिणाम आएंगे आपके पास वो कौन कौन से होंगे, हेड या टेल। अब आप कहोगे कि सर ये जो परिणाम है आपने इस प्रकार के कोष्ठक के रूप में कैसे लिखा। ये जो मैं कोष्ठक बता रहा हूँ आपको, 3 प्रकार के आपने कोष्ठक सुने होंगे, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। ये वही मझला कोष्ठक है जो आप लोगों ने सुना है। जब भी कोई आपके पास घटना है, 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो समुच्चय के नाम से है। ये समुच्चय है आपका, और समुच्चय होता क्या है, जितनी भी सुपरिभाषित वस्तुएं होती हैं, जितनी भी सुपरिभाषित वस्तुएं होती हैं, उन सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है, उसको हम समुच्चय के रूप में लिखते हैं या फिर समुच्चय कहते हैं। यानी यहाँ आप एक सिक्के को उछाल रहे हैं और जो आपके पास 2 परिणाम आ रहे हैं ये सुपरिभाषित हैं। दोनों परिणाम सुपरिभाषित होने की वजह से मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको मझले कोष्ठक के रूप में या फिर कर्ली ब्रैकेट के रूप में लिख रहा हूँ। ये 11वीं मैथमेटिक्स के अंदर पहला चैप्टर आपका यही है, आप वहाँ अच्छे विस्तार से पढ़ोगे। और तो एक सिक्के को मैंने एक बार उछाला तो आपके पास परिणाम आ गए कितने, 2, हेड या टेल। तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर, थोड़ी बात और मैं करता हूं, एक सिक्के को
2 बार उछाले या 2 सिक्कों को 1 बार उछालने पर कुल परिणाम जो है आपके पास वो कितना आएगा वो आपको देखना है। अब आपने क्या किया, एक सिक्के को 2 बार उछाला या फिर 2 को क्या किया, 1 बार उछाला। समझना ध्यान से, जब आपने एक सिक्के को 1 बार उछाला तब आपके पास परिणाम कितना आए थे, 2 आए थे। कौन कौन से, हेड और टेल। आपने एक सिक्के को 1 बार उछाला तब ये आपके पास आया, लेकिन कह रहा है कि एक को 2 बार उछालना है, यानी 2 परिणाम आपके पास और आएंगे, वो भी कौन कौन से होंगे, हेड और टेल। अब मैं आपसे कहूँ कि आपके पास कुल परिणाम कितने हो गए, तब आप कहोगे कि 2 × 2 आपके पास 4 होता है। इनको आपस में गुणा करना है। कैसे, एक बार मैं इस h से इस पूरे को गुणा करता हूँ, तो h को मैं इससे गुणा करता हूँ तो ये आपके पास बन गया HH। इस h को मैं t से गुणा करता हूँ तो ये बन गया आपके पास HT। इस t को मैं गुणा करता हूँ h से तो ये आपके पास बन गया TH, और t को मैं गुणा कर रहा हूँ t से तो आपके पास क्या बन गया, TT। समझ में आ गया क्या? यानी एक सिक्के को 2 बार उछाला या फिर 2 सिक्कों को 1 बार उछाला तो कुल परिणाम आपके पास कितना आ गए, 4 आ गए। कौन कौन से, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। हेड का मतलब क्या है, चित्त है, और टेल का मतलब क्या है, आपके पास पट है। हम जो सिक्का उछालते हैं अपने ग्रामीण भाषा में, या फिर हम जो खेलने के हिसाब से जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो सिक्के को उछालने पर राजा रानी के परिणाम बताते हैं आपको। लेकिन जब हम सवाल करेंगे तो वो राजा रानी वाला काम नहीं करना है कि सिक्के को उछाला तो राजा या रानी आएगा, वो वाला नहीं है। या हेड और टेल की बात होती है, चित्त और पट की बात होती है। तो ये आपके पास एक को 2 बार उछाला या फिर 2 को 1 बार उछाला। थोड़ी सी बात मैं आगे बढ़ाता हूँ, और इसी सिक्के को मैं क्या करता हूँ, एक सिक्के को 3 बार या फिर क्या करते हैं, 3 सिक्कों को 1 बार उछालने पर, 1 बार उछालने पर कुल परिणाम। अब आप कहोगे कि आपके पास जो सिक्के हैं वो या तो 3 है, या फिर आप क्या कर रहे हो, एक को ही 3 बार उछाल रहे हो, बात वही है। तीनों को साथ में उछालो या फिर एक को 3 बार उछालो, बात वही है पूरी की पूरी। तो एक सिक्के को मैं 3 बार उछाल रहा हूँ, यानी जब एक सिक्के को आपने 1 बार उछाला तब आपके पास परिणाम आया 2। कौन कौन सा, हेड और टेल। इसी सिक्के को आपने दूसरी बार उछाला तब भी आपके पास परिणाम आया कौन सा, हेड और टेल। इसी सिक्के को आपने तीसरी बार उछाला तब आपके पास परिणाम क्या आया, हेड और टेल। यानी एक सिक्के को आपने कितनी बार उछाल लिया, 3 बार उछाल लिया, तब आपके पास कुल परिणाम जो होगा वो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी आपके पास बन गया 8। इनको आपस में गुणा करना है। देखिएगा इन दोनों का गुणा हमने ऊपर किया था, कुछ याद हो आपको तो, यहाँ ये गुणा हो रखा है, तो या तो इन दोनों का गुणा मान लो इसे, या फिर इन दोनों का गुणा मान लो। हम ऐसा करते हैं कि इसको ही रहने देते हैं, हेड और टेल को, और इन दोनों का गुणा जो है हम ये मान लेते हैं। तो ये आपके पास में कितना आया था, HH, HT, TH और TT। अब क्या करते हैं अपन, इस पूरे को इससे गुणा कर लेते हैं, तब आपके पास में क्या होगा, ये 8 का 8 आपके पास चल ही रहा है। इस H को मैं इससे गुणा कर रहा हूँ तो ये बन गया HH। इस H को मैं इससे गुणा कर रहा हूँ तो HHT। इसी H को मैं आगे वाले से गुणा कर रहा हूँ तो ये आपके पास बन गया HTH, और इस H को मैं गुणा कर रहा हूँ इससे तो क्या बन गया, HTT। इसी T को मैं गुणा कर रहा हूँ इन चारों से तो क्या बन जाएगा, THH, THT, TTH और TTT। यानी अब हम देखें तो अपने पास कुल परिणाम जो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी एक सिक्के को 3 बार उछालो या फिर 3 सिक्के को 1 बार उछालो तब आपके पास कुल परिणाम कितने आएंगे, 8 आएंगे। ये पूरी की जो पूरी बात हमने की है वो सिक्के से संबंधित थी। कोई डाउट है क्या? डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे, ताकि मैं आपका जो निर्धारण है वो आसानी से कर पाऊँ। तो ये सिक्के से संबंधित बात हुई। अब होता क्या है कि सिक्के से संबंधित 3 शब्द हैं जो बड़े ही कठिन लगते हैं आपको, लेकिन कठिन सा आपको महसूस नहीं करना है बिल्कुल। देखो 3 शब्द मैं आपको बता रहा हूँ। एक है कम से कम, एक शब्द आपके पास में है कम से कम। एक आपके पास दूसरा जो शब्द है वो है अधिक से अधिक, और तीसरा जो आपके पास शब्द है वो है तथ्यतः।
इन तीनों का अर्थ क्या है मैं आपको आसानी से बताऊंगा। इन तीनों का यूज़ जो है बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये अधिक से अधिक क्या है, कम से कम क्या है, कभी समझ में नहीं आता है, सवाल गलत हो जाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में आप निश्चित हो जाओगे कि ये कम से कम क्या है, अधिक से अधिक क्या है और तथ्य क्या है। देखो सवाल किस प्रकार से आता है, एक सिक्के को आपने 2 बार उछाला एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता आपको बतानी होती है। सवाल इस प्रकार से आता है। तो ये कम से कम का मतलब क्या हो, मैं आपको बात बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। इनको मैं मिटा देता हूँ पहले। क्या कह रहा है, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कम से कम चित्त आने की प्रायिकता। अब आप लोगों ने सुना होगा कम से कम क्या है, तो मैं आपको एक आसान तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लो अपने एक घर पर कुछ खाना बनाया हम लोगों ने, या कोई अपने शादी ब्याह है, तो हम खाना किस प्रकार से बनाते हैं, तो सुनिएगा। हम ये तय करते हैं कि खाना जो बन रहा है हमारा वो कम से कम 50 लोगों का बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम 50 लोगों का बन रहा है। इसका मतलब ये है कि 50 तो अपने पास आएंगे। अब कम कितने भी हो सकते हैं ऐसा नहीं है, 50 कम से कम लोगों का खाना है, यानी अधिक कितना भी हो सकता है। अधिक का मतलब क्या हुआ कि मैंने कहा कि 50 से 50 कम से कम 50 लोगों का हमने क्या बनाया, खाना बनाया, यानी कम से कम 50 लोगों का खाना बनाया। अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है। उसी प्रकार से आप लोग कहते हो कि अधिक से अधिक हमने 3000 लोगों का खाना बनाया। अधिक से अधिक का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि 3000 तो अधिक हो गए, उससे कम कितने भी हो सकते हैं। 3000 तो है आपके पास, 3000 से अधिक नहीं होंगे। अधिक से अधिक का मतलब ये हुआ, अधिक से अधिक 5000 लोगों का खाना का मतलब क्या हुआ कि 5000 से अधिक वो नहीं होंगे, कम कितने भी होते हैं। और कम से कम 50 लोगों का मतलब क्या हुआ, 50 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। न्यूनतम जो है आपका वो 50 है, अधिकतम कितना भी हो सकता है। और अधिक से अधिक में आपके पास में जो भी 500 या 5000 जो है उससे कम कितने भी हो सकते हैं। तो दोनों जो वर्ड है वो कन्फ्यूजन वाले रहते हैं। मैं सवाल से आपको संबंधित बताऊंगा कि सवाल में कैसे करेंगे। अब कह रहा है कि एक सिक्के को 2 बार उछालूं मैं तो कम से कम एक चित्त की बात कह रहा। समझना ध्यान से, मैं सवाल लिख लेता हूं। एक सिक्के को, ये लिखा हुआ वैसे आपके पास, 2 बार उछालने पर, आगे लिख देता हूं मैं, कम से कम एक चित्त के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये आपके मान लो कोई सवाल आ गया, मैं ये आपको कम से कम वाला अर्थ समझा रहा हूँ इस सवाल को लेकर। ये सवाल भी हैं आपके। तो एक सिक्के को आपने 2 बार उछाला और कम से कम एक चित्त की बात कह रहा है। अब कम से कम एक चित्त की बात कह रहा है, यानी अधिकतम चित्त आपके पास कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पास एक चित्त तो होना ही चाहिए। एक सिक्के को आपने 2 बार उछाला, परिणाम आ गया आपके पास लिखा हुआ है HH, HT, TH और TT। प्रायिकता की बात करें तो कुल परिणाम आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया, कंप्लीट है क्या। लेकिन मुझे निकालना क्या है, अनुकूल परिणाम निकालना या फिर अनुकूल घटना निकालनी है। तो कम से कम एक चित्त, समझना, कम से कम एक चित्त का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक चित्त तो होना ही चाहिए। कम से कम एक चित्त का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक चित्त तो होना ही चाहिए। अधिक कितने भी हो सकते हैं, वापस सुनिएगा, कम से कम एक चित्त का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक चित्त तो होना ही चाहिए। अधिक कितने भी हो सकते हैं, यानी 2 चित्त भी आपके सामने हो सकते हैं, लेकिन एक चित्त से कम नहीं होगा। कम से कम एक का मतलब ये हुआ। तो अब देखो ऐसे कौन कौन से परिणाम है इसके अंदर जिसमें कम से कम एक चित्त है, यानी एक चित्त तो है ही है, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। तो आप कहोगे कि एक तो मेरे पास ये है, कम से कम एक चित्त का मतलब अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। एक चित्त आपके पास ये है, ये है, लेकिन ये वाला नहीं है। ये वाला क्यों नहीं है, क्योंकि कम से कम इसमें एक चित्त नहीं है। एक चित्त तो है ही नहीं इसके पास में, अधिकतम की बात है ही नहीं। यहाँ एक चित्त है, चलेगा। यहाँ पर भी एक चित्त है, बिल्कुल चलेगा। यहाँ पर 2 चित्त हैं, एक से अधिक हो सकता है, लेकिन एक से कम नहीं होगा। यानी मैं बोलूँ यहाँ जो आपके पास संभावित परिणाम है, अनुकूल परिणाम या फिर अनुकूल जो घटना है आपके पास कितनी हो गई, 1, 2 और 3। यानी प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटेगा कुल परिणाम। कुल परिणाम आपके पास 4 हो गए, अनुकूल आपके पास कितने आ गए, 3 आ गए। तो ये आपके पास प्रायिकता हो गई। कौन सी प्रायिकता, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कम से कम एक चित्त के प्राप्त होने की प्रायिकता। उसी तरीके से मैं बात करता हूं अधिक से अधिक की। अब ये अधिक से अधिक क्या है,
मैंने आपको बताया था अभी अर्थ। अब आपको मैं बोल दूं अधिक से अधिक एक चित्त के प्राप्त होना, अधिक से अधिक एक चित्त का प्राप्त होना, इसका मतलब क्या हो गया, एक चित्त तो होना ही चाहिए। एक चित्त हो सकता है, कम कितने भी हो सकते हैं। अधिक से अधिक एक होगा तो भी चलेगा, कम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक का मतलब ये हुआ, यानी अधिक से अधिक एक चित्त के प्राप्त होना। अधिक से अधिक एक चित्त का मतलब क्या हो गया कि एक चित्त आपके पास ये है HT, ये आपके पास TH। अधिक से अधिक एक चित्त है, कम कितने भी हो सकते हैं, नहीं होगा तो भी चलेगा, यानी ये आपके पास TT जो है इसके अंदर कोई चित्त नहीं है। ध्यान रखिए ये वाला क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ अधिक से अधिक का मतलब हुआ एक चित्त दो नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ आपके पास में दो हो गए, कम कितने भी होगा चलेगा। यहाँ बिल्कुल भी नहीं है चित्त अपने पास में, इसलिए यहाँ पर परिणाम अपने पास कितने हो गए, संभावित परिणाम बोल लो, अनुकूल परिणाम बोल लो, 1 2 और कितने हो गए, 3 हो गए। यानी इसकी प्रायिकता भी क्या हो जाएगी, 3/4। कुल परिणाम 4 थे और ये 3। वैसे मैं आपको सवाल करवाऊंगा, लेकिन ये बातें जो तीनों शब्द हैं वो आपको ध्यान से समझना। तथ्यते में क्या होगा, आपको बोलेगा कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर तथ्यते 2 चित्त। अब तथ्यते का मतलब हो गया कि फिक्स करना है कि आपके पास चित्त कितना आने चाहिए, 2 ही आने चाहिए। तब आप कहोगे सर कि एक सिक्के को 2 बार जब उछालेंगे तब आपके पास कुल परिणाम जो आएंगे वो 4, और तथ्यते 2 चित्त का प्राप्त होना। तथ्यते 2 चित्त का प्राप्त होने का मतलब क्या हो गया, दोनों जो चित्त है आपके पास वो क्या होने चाहिए, चित्त ही होने चाहिए। यानी दोनों जो चित्त है मेरे पास वो कितनी बार होंगे, केवल एक ही बार होंगे। यानी क्या हो गया आपके पास में 1/4। इसी प्रकार से तथ्यते क्या बोल रहे हैं, आपको पट के बारे में बोल दें कि तथ्यते आपके पास में क्या होना चाहिए, दोनों पट होने चाहिए। दोनों पट का मतलब भी क्या हो गया, दोनों पट जो है आपके वो एक बार आ रहे हैं, इसका मतलब अनुकूल परिणाम आपके पास हो गया 1, और कुल परिणाम आपके पास कितना चल रहा है, 4 चल रहा है। सवाल करूंगा मैं आपको, तो ये कम से कम अधिक से अधिक वो तथ्यते सिक्के से संबंधित मैंने क्या कर ली, बात कर ली। आगे बढ़ते हैं बेसिक के रूप में। तो एक हो गया आपके पास सिक्का, आगे मैं बढ़ रहा हूं और बात कर लेता हूं पासे की। आज की इस आधुनिकता में पासा बड़ा ही फेमस हो चुका है। आप वो लूडो किंग वाला गेम खेलते होंगे, मुझे पता है, कोरोना में आप फ्री थे तो बिल्कुल आप लोगों ने खेला होगा। पासा सभी जानते हैं। कुल परिणाम जो है पासे के अंदर 6 है। सभी जो अंक है आपके पास 1 2 3 4 5 6 वो केवल एक ही बार आते हैं जब एक बार पासे को उछाला जाता है। देखिएगा इधर, तो मैं बात कर रहा हूँ इस पासे की। तो पासे के अंदर क्या है कि एक पासे को जब मैं एक बार उछालूंगा, एक पासे को एक बार उछालने पर जो आपके पास परिणाम आएगा वो परिणाम कितने आ सकते हैं, 6 परिणाम आएंगे। कौन कौन से, आप कहोगे 1 अंक आ सकता है, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक। यानी एक पासे को एक बार उछालने पर कुल जो परिणाम है आपके पास वो कितने हैं, 6 परिणाम है। यह आपके पास हो गया, कंप्लीट है क्या। आगे बढ़ते हैं। एक पासे को हमने अभी एक बार उछाला है। मैं आपको बोलूं कि एक पासे को हम कितनी बार उछालें, एक पासे को हम उछालें, एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आएंगे। तो वही मेथड जो हमने सिक्के में प्रयोग किया था वही मैं यहाँ यूज करूँगा। तो एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम आपके पास जो है वो कितना होगा, देखिएगा। एक पासे को जब आपने एक बार उछाला तब आपके पास आया 6, 1 2 3 4 5 6, और इसी पासे को जब आप दूसरी बार उछालोगे तब भी आपके पास परिणाम यही आएगा, यानी 1 2 3 4 5 और 6। कंप्लीट है क्या। दोनों को गुणा कर दीजिए, 6 को 6 से गुणा किया तो ये आपके पास हो गया 36। उसी प्रकार से जैसे हमने सिक्के के जो परिणाम थे हेड और टेल उनको मल्टीप्लाई किया था, गुणा किया था, इनको भी आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। लेकिन ये जो आपके पास अवयव है इनको बोला जाता है समुच्चय के अवयव। ये जो आपके पास अवयव हैं वो गुणा क्रमित युग्म के रूप में होंगे, यानी इनका जो गुणा होगा ऐसा नहीं कर ले कि आपको एक को 1 से गुणा कर लिया तो 1 एकम 1 बन गया, 1 को आपने 2 से गुणा कर लिया 2 बन गया, ऐसा नहीं है। ये क्योंकि ये घटनाएं हैं आपके पास, अनुकूल परिणाम है। परिणामों को हम जब गुणा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, क्रमित युग्म के रूप में लिखेंगे अपन इनको। तो 1 को मैं गुणा करूंगा इस 1 से। गुणा करने का मतलब मेरा यह नहीं है कि मैं इसको आपस में गुणा कर रहा हूं। पहली घटना ये हो गया, यानी एक जब आपने पासे को 2 बार उछाला तो पहली बार आपके पास 1 आया और दूसरी बार भी आपके पास में क्या आया, 1 आया।
फिर वापस उछाला तो पहली बार आपके पास 1 आ गया, फिर क्या आ गया 2। ये अलग अलग संभावनाएं हैं, या ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। तो क्या किया आपने, पहली उछाल में आपके पास आ गया 1 है, और दूसरी उछाल में भी क्या है आपके पास में 1 आ गया। वापस या तो पहली उछाल में 1 आएगा या फिर क्या आ सकता है 2, ये संभावनाएं हैं, आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या आएगा 1 या फिर 3, या पहला 1 आएगा, दूसरा 4, या 1 5, या फिर 1 6। इस पहले का रिलेशन इन 6 के साथ में हो गया। इसी प्रकार से 2, या तो पहला जो अंक आएगा आपका 2 आएगा, फिर उसके बाद में 1 होगा। अब इनको 2 को इनसे करिएगा, 2 2 2 3 2,4 2,5 2,6। इसी प्रकार से मैं 3 से करता हूँ तो 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 और 3, क्या हो गया 6। 3 से हो गया क्या, अब 4 से करते हैं 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6। 4 से हो गया। अब किससे करेंगे 5 से, 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6। उसी प्रकार से मैं 6 से करता हूँ तो ये बनेगा 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 और 6,6। यानी टोटल जब आप इनको जोड़ोगे गिनोगे तो ये आपके पास कितने होंगे 36 होंगे। ये आपके पास क्या होंगे, इतनी संभावनाएं हैं कि जब आप एक सिक्के को एक पासे को जब आप 2 बार उछालोगे, या तो पहली उछाल में आपके पास आ जाएगा 1, या फिर दूसरी उछाल में भी क्या आएगा 1, या पहली उछाल में 1 दूसरी उछाल में 2, पहली उछाल में 1 दूसरी उछाल में 3। ये अलग अलग उछाल के बारे में मैंने बता रखा, पहली उछाल और दूसरी उछाल के बारे में। तो एक पासे को हमने कितनी बार उछाल लिया, 2 बार उछाल लिया, परिणाम कितने आ गए 36 आ गए। सर सवाल कैसे आएगा, सवाल ये आएगा कि एक पासे की मैं बात कह रहा हूँ, एक पासे को 2 बार उछालने पर जो आपके पास परिणाम आया है उन परिणामों में अंकों का योग 8 होना, अंकों का योग 7 होना, ऐसे ऐसे आप सवाल पूछेगा। अंकों का योग 5 होना, ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा कि अंकों का योग 5 होने की प्रायिकता क्या होगी। फिर आप क्या करोगे, इनमें से वह परिणाम लोगे जिनमें अंकों का योग करूं तो कितना बन जाए 5 बन जाए। जैसे मान लीजिएगा मैं आपको कहता हूं कि एक पासे को 2 बार उछालें तो इसमें अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 5 आने की प्रायिकता का मतलब क्या हो गया कि यहाँ आपके पास एक परिणाम तो ये हो गया 1 और 4, यानी कुल परिणाम तो आपके पास हो जाएंगे 36। अब 5 की मैं बात कह रहा हूँ तो एक बार आपके पास क्या हो गया अनुकूल परिणाम के रूप में 1 और 4, दोनों को जोड़ो 4 और 1 कितना हो गया 5। इसी प्रकार से आगे बढ़ते अपन 2 और 3 कितना हो गया 5। आगे बढ़े 3 और 2 भी कितना हो गया 5। आगे बढ़े 4 और 1 भी आपके पास कितना हो गया 5। अब आगे नहीं होगा क्योंकि आगे हम जाएंगे तो 5 और 1 आगे जैसे जाएंगे तो वो क्या होगा अंकों का योग बढ़ता जाएगा। इसलिए आपके पास जो अनुकूल परिणाम है वो कितने हो जाएंगे 1 2 3 और ये आपके पास कितना हो गया 4। यानी कुल परिणाम आपके पास से 36 और ये आपके पास अनुकूल परिणाम या फिर संभावित जो परिणाम है वो कितने आ गए 4 आ गए। यानी मैं इनसे काटूँ तो ये आपके पास हो गया 1/9। ये 4 से पूरा का पूरा कट गया। यानी ये सवालों का प्रकार बता रहा हूँ कि मैं आपको सवाल किस प्रकार से पूछेगा। वैसे आपकी बुक में सारे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा लेकिन आपको ध्यान तो होना चाहिए कि सवाल का प्रकार क्या रहेगा, ये टॉपिक कहाँ काम आएगा, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो 2 बातें क्लियर हो चुकी हैं, एक आपका सिक्का हो गया और दूसरा कौन सा हो गया पासा। इसी पासे के अंदर यदि सर एक पासे को मैं 3 बार उछाल लूँ या फिर 3 पासों को मैं 1 बार उछाल लूँ तो परिणाम कितना आएंगे। ऐसे सवाल के काफ़ी बड़े हो जाते हैं इसलिए आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो सवाल है ना 11th क्लास में आप प्रायिकता बंटन या 12th क्लास में पढ़ोगे तो उसमें विस्तार से क्रमचय संचय के रूप में मैं बताऊँगा आपको, लेकिन अभी केवल आपको इतना ही जानना है। यदि एक पासे को 3 बार के बारे में पूछे कि एक पासे को मैं 3 बार उछालूँ तो कुल परिणाम कितने होंगे, तो इसी प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करना है। यानी 6 से आप क्या कर लोगे गुणा कर लोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी 6 को इससे गुणा करोगे 6 का क्यूब आपके पास 216 हो जाएगा। फिर अब आप कहोगे कि 216 परिणाम हम किसे लिखें, इसीलिए इनको करना क्या हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा। तो ये 12th क्लास में RBSE का जो लास्ट का चैप्टर होता है उनके 16वां या 17वां प्रायिकता बंटन उसमें ऐसे सवाल हैं तो वो वहाँ 12th मैथमेटिक्स में होते हैं, लेकिन आपके 10th में इतना लेवल नहीं है, केवल एक पासे को 2 बार तक का ही है, वो मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बात
सवाल पूछता है कभी कभी, वैसे आपकी बुक में सवाल नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पासे को 2 बार उछालें तो द्विक, ये द्विक शब्द क्या है इसकी थोड़ी सी मैं जिक्र कर लेता हूँ। द्विक इसे बोलते हैं डुबलेट्स। एक पासे को आपने क्या किया, 2 बार उछाला तो द्विक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहली बात तो ये तय हो गया कि एक पासे को आप कितनी बार उछाल रहे हो, 2 बार उछाल रहे हो, तब आपके पास कुल परिणाम कितना आएगा 36। एक बात तो ये हो गई। अब ये कह रहा है कि एक पासे को आपने कितनी बार उछाला, 2 बार उछाला, तो द्विक की बात कह रहा है। द्विक का मतलब क्या हो गया कि समान अंक कहाँ कहाँ पर आ रहा है या कितनी बार आ रहा है वो अपने को चेक करना है। तो मैं 36 परिणाम को लेता हूँ और देखता हूँ कि ये जो समान अंक है वो आपके कहाँ कहाँ आ रहे हैं। जहाँ पर समान अंक आ रहे हैं वो आपके द्विक हैं, 2 हैं, यानी ये एक आपके पास हो गया 1 और 1, ये 1 नंबर का हो गया। इसी प्रकार से समान अंक की मैं बात करूं तो ये आपके पास हो गया 2 और 2। इसी प्रकार आगे हम देखें तो ये आपके पास हो गया 3 और 3। इसी प्रकार से यहाँ मैं देखूं तो 4 और 4, और फिर इसी प्रकार से 5 और 5, और ये आपके पास क्या हो गया 6 और 6। टोटल की हम बात करें तो कितने हो जाएंगे, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, यानी टोटल कितने हो गए आपके पास में 6। टोटल का मतलब हो गया कि ये आपके पास हो गया अनुकूल परिणाम बोल लो, अनुकूल घटना बोल लो, संभावित परिणाम बोल लो, ये आपके पास हो गया 6/36, 1/6। तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछ सकता है। तो ये बात किसकी हो गई, पासे की। आगे एक टॉपिक और इसी के अंदर आता है बेसिक के रूप में, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ताश की गड्डी के बारे में। और बहुत सारे सवाल पूछता है ताश की गड्डी के बारे में। तो मैं आपको ताश की गड्डी जो है पूरी की पूरी पहले कंफर्म करवा देता हूं कि ताश की गड्डी में पत्ते कितने होते हैं, या कौन सा पत्ता कितना होता है, इक्के कितने होते हैं, गुलाम क्या है, बेगम क्या है, बादशाह के पत्ते कितने हैं। आखिर में इन ताश की गड्डी के पत्तों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, या फिर कितने रंगों में विभाजित किया गया है। आप लोगों ने सुना होगा या फिर देखा होगा, फिर भी मैं एक बार आपको ताश की गड्डी के बारे में पूरा का पूरा जो विवरण है बता देता हूं। ताश की गड्डी की जब हम बात करते हैं तो पहली बात आपसे कहेगा, जब सवाल देगा कि एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी, तो इसका मतलब क्या है। फेंटने का मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं है कि ताश की गड्डी को आपको उठाकर दे दिया कि इसमें से पत्ते कौन से पहले से उसने सेट कर रखे हो और आपको बोल दे कि पत्ता निकालना है। वो खेल जीतने और हारने के चक्कर में फिर क्या करोगे, आप जैसा पत्ता निकालोगे वो वाला सिस्टम नहीं है। फेंटने का मतलब क्या हुआ, पत्तों को अच्छे से क्या कर दिया, मिला लिया, पूरे पत्ते क्या उसमें हैं। ताश की गड्डी की मैं बात करूँ तो आपके पास कुल पत्ते कितने होते हैं, वह है कितने, 52 पत्ते हैं। कुल पत्ते कितने हो गए, 52 पत्ते, सबको पता है। इन 52 पत्तों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में। कौन कौन से जिक्र करते हैं। पहला है आपके पास हुकुम, दूसरा है चीड़ी, तीसरा है पान, और चौथा कौन सा है, ईंट। ताश की गड्डी के पत्तों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, हुकुम, चीड़ी, पान, ईंट। तो आप अंदाज लगा सकते हो 4 भागों में जब मैं 52 को विभाजित करूंगा तो कितना कितना बनेगा आपके पास में, ये बन जाएगा 13, ये भी कितना बन गया 13, और ये भी कितने बन गया आपके पास 13। यानी सीधी सी बात हो गई कि ताश की गड्डी में हुकुम के जो पत्ते वो कितने हो गए, 13 हो गए, चीड़ी के पत्ते कितने हो गए, 13 हो गए, पान के पत्ते भी कितने हो गए, 13 हो गए, और ईंट के पत्ते कितने हो गए आपके पास में, 13 हो गए। कंप्लीट है क्या। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रंग की बात कर लेता हूं मैं। तो ये दोनों जो पत्ते हैं आपके, हुकुम और चीड़ी की बात कर रहा हूं। हुकुम और चीड़ी के जो पत्ते हैं वह पत्ते होते हैं किस रंग के, काले रंग के पत्ते। हुकुम और चीड़ी के जो पत्ते हैं वह रंग होते हैं काले रंग के, और पान और ईंट के पत्ते आप लोगों ने देखा होगा, वो जो पत्ते होते हैं वो किस रंग के होते हैं, लाल रंग के। यानी मैं अब बात करूं कि आपसे कहूं कि ताश की गड्डी में काले रंग के पत्ते कितने हैं, तो अब आप कहोगे कि सर 13 पत्ते जो हुकुम के थे और 13 पत्ते जो चीड़ी के थे, दोनों को मिला दीजिए तो आपके पास कितना बन जाएगा, 26, यानी 26 बन गया। यानी काले रंग के पत्ते कितने हो गए आपके पास में, 26 हो गए। ठीक उसी प्रकार से पान के पत्ते कितने हैं, 13 हैं, ईंट के कितने हैं, 13 हैं। दोनों को ऐड कीजिए, चूंकि दोनों किस रंग के हैं, लाल रंग के हैं, तो आपके पास कितना बन गया, 26 बन गया। तो आप निश्चित हो गए होंगे कि ताश की गड्डी में लाल रंग के पत्ते 26 हैं, उधर काले रंग के पत्ते आपके पास 26 हैं, हुकुम के पत्ते 13 हैं,
चीड़ी 13, पान 13 और ईंट भी कितने हो गए, 13 पत्ते हो गए। कंप्लीट है क्या? थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूँ, फिर आप क्या करोगे, ये पूरा मैं चार्ट बनाने के बाद में स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ये कभी भी आप याद कर सकते हो इनको। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन 13 पत्तों में 4 पत्तों को क्या कर दिया गया, मुख्य रूप से दर्शाया गया है। बाकी एग्जाम में नहीं पूछता, पत्ते होते हैं, लेकिन 4 पत्तों को मुख्य विशेषताओं के बारे में या फिर 4 पत्तों के बारे में आपको बताया गया। यानी हुक्म के 13 पत्तों में से 4 जो पत्ते हैं आपके मुख्य पत्ते बता रहा हूं मैं आपको। 4 पत्ते मुख्य कौन कौन से हैं, या फिर इनको बोलते हैं मुख्य क्रम के पत्ते हैं। देखिएगा ध्यान से, हुक्म के 13 पत्तों में से 4 पत्ते मुख्य तौर पर हैं जो आपके सवाल एग्जाम में पूछता है। पहला पत्ता, दूसरा पत्ता, तीसरा पत्ता और चौथा पत्ता। नाम सुना होगा आपने, एक का, दूसरा गुलाम, तीसरा बेगम और बादशाह। ये मुख्य क्रम बोलो या फिर इनको उच्च क्रम भी बोला जाता है ना। तो 4 पत्ते आपके क्या हैं, उच्च क्रम के होते हैं। इक्का, गुलाम, बेगम, बादशाह। बिल्कुल इधर भी आपके पास में क्या होंगे, ये मैं 26 की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, केवल हुक्म की बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार से जो आपके पास सीढ़ी है, इसके भी पत्ते कितने होंगे आपके पास, वो होंगे आपके पास कितने, 4। कौन कौन से होंगे, वही तरीका हो गया, इक्का, गुलाम, बेगम और बादशाह। ठीक उसी प्रकार से जब हम पान की बात करेंगे तो पान में भी कितने होंगे, वही 4 पत्ते होंगे। कौन कौन से, समझना ध्यान से। इक्का, वही गुलाम, वही बेगम और वही कौन है आपके, बादशाह। और आगे बात करते हैं इसी में ही, तो जो आपके पास ईंट हैं, ईंट के भी कितने पत्ते होंगे, जो उच्च क्रम के हैं, वो उच्च क्रम के जो पत्ते हैं उनमें पत्ते हैं आपके कौन कौन सा, इक्का, वही गुलाम, वही आपकी बेगम और वही आपके कौन हो गए, बादशाह हो गए। यानी मैं बात करूं तो ये आपके पास क्या हो गया, इक्का, गुलाम, बेगम और बादशाह। 4 पत्ते इसके हो गए, इक्का, गुलाम, बेगम, बादशाह। 4 इसके हो गए, इक्का, गुलाम, बेगम, बादशाह। 4 इसके हो गए, इक्का, गुलाम, बेगम, बादशाह। इतना समझ में आया क्या आपको? 13 ही पत्तों को 4 उच्च क्रम के पत्तों के अंदर क्या कर दिया, बांट दिया, विभाजित कर दिया गया। अब देखिएगा ध्यान से, जो आपके पास इक्का है, इस इक्के को हम बोलते हैं पहले क्रम का पत्ता। क्या बोलते हैं, पहले क्रम का पत्ता। इस इक्के को बोला जाता है पहले क्रम का पत्ता। 4 उच्च क्रम के पत्ते हैं, उनमें से पहला जो पत्ता है आपका इक्का, इसको बोला जाता है क्या, पहले क्रम का पत्ता। वो जो 3 पत्ते आपके पास बच रहे हैं, कौन कौन सा, गुलाम, बेगम, बादशाह, इनको बोला जाता है फेस या फिर फेस कार्ड के पत्ते। क्या बोलते हैं, इन तीनों पत्तों को बोलते हैं, गुलाम, बेगम, बादशाह को फेस या फिर फेस कार्ड के पत्ते। इसी प्रकार से इक्का क्या हो जाएगा, पहले क्रम का पत्ता, और ये तीनों भी आपके पास क्या हो जाएंगे, फेस कार्ड के पत्ते। ठीक है, यहाँ पर भी मैं बात करूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा, इक्का जो है आपके पास वो क्या बन जाएगा, आपके पास पूरा का पूरा वही पहले क्रम का, और तीनों जो है आपके पास वो कैसे बन जाएंगे, फेस कार्ड के पत्ते। फिर बात वही करें अपन यहाँ, तो इक्का आपका क्या बन गया, पहले क्रम का, और तीनों जो आपके पास हैं वो क्या बन जाएंगे, ये आपके बन जाएंगे फेस कार्ड या फिर फेस पत्ते। समझ में आया क्या? इन पत्तों का जो विभाजन है वो इस प्रकार से हो रखा है। अब थोड़ी सी बात करते हैं सवाल किस प्रकार से आएगा, देखिएगा। अब क्या है, इन पत्तों का विभाजन हो चुका है, अलग अलग भागों में बांट दिया है, अलग अलग रंगों में बांट दिया है, कौन पत्ता किसका है, किस प्रकार से विभाजन है वो हमने कर दिया। अब पत्तों की संख्या देखिएगा, मैं आपसे कहूँ, अब निश्चित रहेगा आप मुझे जवाब दीजिएगा। ये आपके पास पूरी क्या है, ताश की गड्डी है। इस ताश की गड्डी में से मैं आपको कहूँ कि पूरी ताश की गड्डी में से इक्के है कितने आपके पास, तो आप कहोगे कि इक्के कितने मेरे पास, 4 इक्के हैं।
चार इक्के कैसे हैं कि हुकुम का इक्का भी एक है, चीडी का इक्का भी मेरे पास में कितना है, एक है, पान का इक्का भी मेरे पास कितना है, एक है, और ईंट का इक्का भी मेरे पास कितना है, एक है। यानी इस ताश की गड्डी की पूरी बात करें तो आपके पास इक्के कितने हो गए, 4 हो गए। इसी ताश की गड्डी की बात करते हैं तो गुलाम कितने हो गए, वो गुलाम भी आपके पास 4 हैं, बेगम भी कितने हो गए आपके पास, 4 हो गई, बादशाह भी कितने हो गए आपके पास, 4 हो गए। मैं अभी पूरी ताश की गड्डी की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर पूरी ताश की गड्डी की बात हो रही है, इसलिए 4 गुलाम, 4 बेगम, 4 बादशाह और 4 इक्का। अब आपसे सवाल पूछें, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई पेटी में से या ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिया बिना देखे यादृच्छिया या यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो निकाले गए पत्ते के इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। अब समझना, चूंकि ताश की गड्डी में कुल जो पत्ते हैं कितने हैं आपके पास, 52 है, कुल पत्ते आपके पास 52 हैं। अब आप कर क्या रहे हो, इन 52 पत्तों में से इक्के के ढूंढ रहे हो, तो इक्के आपके पास है कितने, 1 2 3 और 4, यानी ताश की गड्डी में से इक्का के प्राप्त होने की प्रायिकता, इक्के है आपके पास 4, ये हो गया 4/52, यानी मैं कहूँ तो कितना बन गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 तिये 12, 1/13 इसकी क्या बन गई, प्रायिकता बन गई। समझ में आ गया कि 1/13 इसकी क्या हो गई, प्रायिकता। वैसे ही गुलाम की प्रायिकता वही, बेगम की प्रायिकता वही, बादशाह की प्रायिकता भी क्या बन जाएगी आपके पास, वही की वही बन जाएगी। ये पूरी ताश की गड्डी की मैंने बात की, समझ में आ गई। अब सवाल यदि घुमाएं, आपसे कहें कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते की क्या प्रायिकता है कि वो पत्ता जो है आपका हुकुम का इक्का है, हुकुम का इक्का है, इसकी बात कह रहा है। यानी हुकुम के इक्के है कितने, पहली बात तो जी हुकुम के इक्के हैं 1, तो 1 आ गया। कुल पत्ते कितने हैं, 52, तो प्रायिकता क्या होगी, 1/52। उसी प्रकार से बात करें कि हुकुम का गुलाम, हुकुम की बेगम, हुकुम का बादशाह, सबकी प्रायिकता क्या हो जाएगी आपके पास, 1/52, 1/52 और 1/52, यानी 1/52। इसी प्रकार से थोड़ा और घुमाएं, आपसे कहें अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उसकी प्रायिकता क्या है कि वो हुकुम का पत्ता है, तो आप निश्चित रह के कहेंगे कि जी सर हुकुम के पत्ते 13 हैं और कुल पत्ते आपके पास 52 हो गए, तो प्रायिकता हो जाएगी 13/52, यानी 1/4, 1/4। वैसे ही कहे चीडी के बारे में तो 1/4, यानी 13/52, पान का 13/52, ईंट का 13/52। अब यदि सवाल को और घुमाएं, कैसे घुमा सकता है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते की क्या प्रायिकता है कि निकाला गया जो आपके पास पत्ता है वो किस रंग का है, काले रंग का पत्ता है। तो बिल्कुल आप कहोगे कि काले रंग के जो पत्ते हैं मेरे पास वो कितने हैं, 26 हैं, यानी जो आपके पास अनुकूल परिणाम है, संभावित परिणाम है, अनुकूल घटना जो है आपके पास वो कितनी हो गई, 26 हो गई, और कुल परिणाम हो गया आपके पास 52। यानी मैं कहूँगा कि मेरे पास अनुकूल परिणाम 26 है और कुल परिणाम मेरे पास 52 है। 26 से कम 26, 26 दूँ 52, ये मेरे पास बन गया पूरा का पूरा। समझ में आया क्या आपको, ये पूरा का पूरा किसके लिए, काले रंग के पत्ते के लिए। और मैं आपको कहूँ अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते की क्या प्रायिकता है कि निकाला गया जो पत्ता है वो आपके लाल रंग का है, तो आप कहोगे कि इस लाल रंग के जो पत्ते हैं ताश की गड्डी में वो कितने होते हैं, 26 होते हैं, इसलिए जो इसकी प्रायिकता है वो बन जाएगी 26/52। अनुकूल परिणाम हो गया आपके पास 26, कुल परिणाम हो गया आपके पास 52, 1/52 कितना हो गया आपके पास 2। ये सवाल का प्रकार है। कभी कभी सवाल इस फेस कार्ड से पूछता है, ये पहले क्रम का पत्ता, ये कोई सवाल नहीं पूछता है, फेस कार्ड के पत्ते सवाल बिल्कुल पूछता है, और मैं आपको बता देता हूँ फेस कार्ड का सवाल क्या है, किस प्रकार से पूछता है, देखना ध्यान से। कभी पूछेगा आपसे कि एक अच्छी प्रकार से फेंटी की हुई बात होगी, पूरी की पूरी की फेंटी की आपके पास ताश की गड्डी है, पत्ता निकाला जाता है यादृच्छिक रूप से, इसकी क्या प्रायिकता कि निकाला गया पत्ता हुकुम के फेस कार्ड का पत्ता है, हुकुम का फेस कार्ड का पत्ता या फिर हुकुम का फेस कार्ड है, जो भी पत्ते हैं। तो आप कहोगे कि हुकुम के फेस कार्ड के जो पत्ते हैं वो कितने हैं, 3 हैं, कुल पत्ते मेरे पास 52 हैं, तो क्या बन जाएगा 3/52। यदि और चेंज करता, कहता कि काले रंग के फेस कार्ड के पत्ते हैं, तो आप कहते हैं 3 और 3 कितने हो गए, 6/52। और यदि आपको थोड़ा सा चेंज करता, कहता कि ताश की गड्डी में
कुल जो आपके पास फेस कार्ड के पत्ते हैं, कुल फेस कार्ड के पत्तों की बात कह रहा है, तो कुल आपके पास फेस कार्ड के पत्ते कितने हो गए होते हैं, तो आप कहते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, टोटल मेरे पास हो गए 12। और नीचे जो अपने पास कुल परिणाम हो कितने हो गए 12/52। तो आप काट सकते हो उनको, जो भी आपके पास मान आएगा उससे आप क्या कर लोगे, इसकी प्रायिकता ज्ञात कर लोगे। इतना समझ में आएगा आपको। ये आपके पास पूरी होगी ताश की गड्डी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ कहीं भी आप फ्री हो, कभी भी आपको टाइम मिले तो इसको निकाला मोबाइल से, चेक कर सकते हो कि ये आपके पास ताश की गड्डी क्या है। हुकुम, चिड़ी, पान, ईंट, मैंने इन पत्तों का विभाजन कर दिया है, कौन सा पत्ता पहले क्रम का है। अच्छा, अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा या प्रश्न आ रहा होगा कि सर बाकी के पत्ते कहाँ गए, फिर 13 पत्ते हुकुम के थे तो बाकी कहाँ गए। वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। देहला वगैरह जो आपके सवाल है वो पत्ते पूछता है कि ईंट का देहला, पान का देहला, चिड़ी का देहला, तो देहले एक एक होते हैं सबके। ऐसे सवाल एग्जाम आते नहीं हैं। जहाँ से सवाल आता है मैंने आपके पत्तों का विभाजन बता दिया है, इनको आप कन्फर्म कर लीजिएगा, इससे बाहर कोई आपका सवाल जाएगा नहीं। तो आज हमने क्या क्या चर्चा की, आज हमने चर्चा ये कर ली प्रायिकता क्या है, प्रायिकता की संभावना है, प्रायिकता का जो मान है वो हमेशा क्या होता है 0 से 1 के लेकर बीच में होता है। अच्छा, अनुकूल परिणाम क्या है, संभावित परिणाम क्या है, जो संभावनाओं का ऊपर आधारित होते हैं वो परिणाम है। कुल परिणाम जो मैंने आपको बताया, टोटल सिक्के को फेंका तो कुल परिणाम, पासे को उछाला तो कुल परिणाम, ताश की गड्डी में कुल परिणाम, ये एक आपके पास क्या हो गया, पूरा का पूरा प्रकार हो गया। फिर सिक्के की बात हो गई, पासे की बात मैंने आपको बताई, फिर उसके बाद में ताश की गड्डी की बात भी मैंने आपको बताई। अब थोड़ा और देखिएगा, थोड़ा सा और चेंज करते हैं कि सवाल और किस प्रकार से आता है। सवाल जो है 3 तो प्रकार ये हो गया कि इससे पूछेगा। चौथा जो प्रकार है आपके पास और कैसा हो सकता है, देखिएगा चौथे प्रकार के अंदर जन्मदिन के बारे में पूछेगा कि 2 छात्र हैं, दोनों छात्र के जन्मदिन के एक साथ होने की प्रायिकता या फिर भिन्न भिन्न दिन में होने की प्रायिकता, ऐसे कुछ सवाल पूछेगा। तो वो जो सवाल है मैं आपको जहाँ एक्सरसाइज हम करेंगे उसके अंदर जो सवाल होंगे मैं वहीं करवा दूंगा आपको, यहाँ इसका बेसिक बताने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। एक सवाल और पूछेगा, कैसा सवाल, जन्मदिन के बारे में हो गया, लीप वर्ष और अलीप वर्ष। आरबीएससी की जो बुक थी उसमें लीप वर्ष और अलीप वर्ष से संबंधित सवाल भी थे, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में ऐसा सवाल है नहीं। फिर भी मैं आपको करवा दूंगा ताकि जो आपके पास एक कन्फ्यूजन है कि ऐसा हो जाए तो क्या होता है, अलीप वर्ष में ऐसा हो जाए तो क्या होता है, 52 रविवार आने की प्रायिकता क्या होती है, 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या होती है। ये आरबीएससी के अंदर सवाल थे, एनसीईआरटी के अंदर कोई सवाल नहीं है ऐसा। फिर भी मैं आपको बता दूंगा ताकि अतिरिक्त से पूछ भी ले आपको तो आपके वो डाउट वाला सवाल नहीं रहे कि हमने करवाई नहीं है, क्या होता क्या है। तो ये आपके पास क्या हो गई, प्रायिकता से संबंधित पूरी बात हो गई। प्रायिकता क्या है, कितने, इसका जो मान है किस किस के मध्य होता है। और फिर हम बात करते हैं घटनाएं हैं। घटनाएं जो है वो घटनाओं के प्रकार हैं। घटनाओं के प्रकार कैसे कैसे हैं, जैसे प्रायिकता के अंदर घटनाएं आएगी निशेष घटनाएं, अपवर्जी घटनाएं, या फिर मैं बात करूं पूरक घटनाएं। ये जो घटना है इन घटनाओं से संबंधित आपके सवाल जो है वो ये नहीं पूछेगा कि अपूर्जी घटना क्या होती है, निशेष घटना क्या है, पूरक घटना क्या है, ये भी आपसे कभी नहीं पूछेगा। लेकिन जब हम 11th पढ़ेंगे और 11th में जो आपका प्रायिकता वाला चैप्टर आएगा तो वहाँ मैं आपको विस्तार से बता दूंगा कि ये जो आपके पास अपूर्जी घटनाएं हैं वो क्या होती हैं, या फिर निशेष घटनाएं जो हैं वो क्या होती हैं। कभी कभी सवाल के अंदर भी आएगा तो वहाँ पर भी मैं जिक्र कर दूंगा कि निशेष घटनाएं क्या हैं, अपवर्जी घटनाएं क्या हैं, पूरक घटनाएं क्या हैं। छोटी सी बात और बता दूं मैं आपको कि एक आपके पास घटना में बात कर रहा था, ई आपके पास घटना, जैसे मैंने आपको लिखा था पी ऑफ ई, इसका मतलब क्या था, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। ये आपके पास किससे लिखते हैं अपन, पी ऑफ ई से लिखते हैं, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। तो एक फॉर्मूला मैं यहाँ से बना रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, घटना के घटित होना और घटना के घटित नहीं होना दोनों की जो प्रायिकता होती है, वापस सुनिएगा, घटना के घटित होना और घटना के घटित नहीं होना दोनों की जो प्रायिकता है उन दोनों प्रायिकताओं का योग जो है आपके पास कितना होता है, 1 होता है। इंपॉर्टेंट है, समझेगा क्या मैं कह रहा हूँ। घटना के घटित होना यानी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। फिर मैं कह रहा हूँ कोई आपके पास घटना है ई, यही घटना ले रहा हूँ और इस घटना के घटित नहीं होना। अच्छा, घटना के घटित होना लिखेंगे कैसे, पी ऑफ ई। कोई भी घटना घटित नहीं हो रही है तो लिखेंगे कैसे, पी ऑफ ई बार से। ये ई बार क्या बता रहा है आपका, पी ऑफ ई बार ये बता रहा है कि घटना का घटित नहीं हुआ या फिर घटना घटित आपकी नहीं हुई है। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता
और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का जो योग है, सम है, जोड़ू में, तो किसके बराबर होता है, वह 1 के बराबर होता है। यानी आप कह सकते हो ये भी आपके पास प्रायिकता से संबंधित महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। याद रखना है कि घटना के घटित होना, घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का जो सम है, योग है, ऐड है, जोड़ू में इनको, तो कितना होगा आपके पास, 1 होगा। तो कभी कभी आपसे सवाल पूछता है आपको घटना के घटित होने की प्रायिकता दे रखी होती है और आपको ज्ञात करनी है घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला आपके पास है, ये आपके पास घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, तो इसे आप यहीं रखोगे और ये आपके पास 1 का 1 है, इस P ऑफ E को इधर भेज दोगे तो ये आपके पास प्लस का था, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, P ऑफ E बार बराबर 1 माइनस P ऑफ E। RBSC के अंदर एक सवाल था कि आपके पास P ऑफ E यदि 0.5 ऐसा कुछ है तो P ऑफ E बार या फिर ये आपके पास घटना 1 के घटित होने की प्रायिकता है, तो आप निकालेगा घटना 1 के घटित नहीं होने की प्रायिकता। एग्जाम्पल है तो आप क्या करोगे, P ऑफ E बार, घटना 1 के घटित होने की प्रायिकता क्या है, 1, ये वैसे अपने पास में है और इसका मान कितना दे रखा है, 0.5, तो यहाँ से आप मान निकाल सकते हो, जो भी मान आएगा आपके पास में वो इस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी आपके पास पूरी की पूरी। समझ में आ गया क्या, ये एग्जाम्पल है, वैसे मैं आपको करवा दूंगा बुक के अंदर। तो आज जो बातें हैं पूरी की पूरी मैंने आपको बता दी हैं, कुछ घटनाएं आएगी, ये जो मैंने आपको कहा था निशेष घटना, पूर्व घटना, इनकी बातें मैं चैप्टर के अंदर ही कर लूँगा। तो 5 प्रकार से सवालों के प्रकार की बात बेसिक जो है वो मैंने कर दी। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपकी जो क्लास है वो रेगुलर लूँगा और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, कोई एग्जाम्पल है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है तो मैं करवाऊंगा, बाकी एग्जाम्पल आप खुद देखेंगे और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको करवा दूंगा। आप निश्चित रहिएगा और पुनः आप सभी का धन्यवाद।